अगर जलवायु कठोर है तो जनसंख्या कम निवास करेगी। जैसे अत्यधिक गर्मी जहाँ पर होगी वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी, या अत्यधिक सर्दी अधिक जहाँ होगी वहाँ भी जनसंख्या कम निवास करेगी। जहाँ सम जलवायु होगी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। कैसे? जैसे अत्यधिक गर्मी कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल में है। जितने भी गर्म मरुस्थल हैं जो उष्णकटिबंध में आते हैं वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। सहारा मरुस्थल है, अटाका मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। सर्दी जहाँ पर अधिक हो, साइबेरिया का क्षेत्र था जो मैंने अभी बताया था आपको, कनाडा का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का पार्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ सर्दी अधिक होने के कारण वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। सम जलवायु जो उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है जो हमने मैप में किया था 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है वो सम जलवायु का क्षेत्र है। तो वहाँ जनसंख्या बताया था मैंने आपको 50% जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। उस 20 डिग्री से अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में कौन कौन से देश आ गए वो आपको करना है मैप के अंदर एटलस की सहयोग से, कि वो क्षेत्र में 50% लोग निवास करते हैं। कारण कि सम जलवायु वहाँ की जलवायु अनुकूल है, वहाँ की जनता के लिए अनुकूल है, वहाँ के जो लोग क्रियाकलाप करते हैं उनके लिए अनुकूल है, तब लोग वहाँ पर अधिक रहते हैं। अगला पॉइंट मिट्टी, कि मिट्टी भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। मिट्टी अगर मरुस्थल है तो वहाँ लोग थोड़ी रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ मिट्टी उपजाऊ क्षमता अधिक है, जहाँ कृषि अधिक होगी वहीं तो लोग रहेंगे। अगर मिट्टी नहीं है उपजाऊ तो लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे लोग वहाँ पर। लेकिन जहाँ की मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ लोग अधिक से अधिक रहेंगे, कृषि करेंगे, विभिन्न क्रियाकलाप करेंगे, विभिन्न उद्योग स्थापित कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर। जैसे कुम्हार वगैरह जो करते हैं, लाल मिट्टी जहाँ पर होगी कुम्हार वहाँ नज़दीक में रहेगा, उसके दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका उद्योग है, वो उसका मिनी उद्योग कह सकते हैं। तो जल जहाँ पर है वहाँ जनसंख्या अधिक, जल जहाँ पर नहीं है वहाँ जनसंख्या कम। जहाँ की भूआकृतियाँ मैदान के रूप में पाई जाती है, जलोढ़ मैदान के रूप में, वहाँ जनसंख्या अधिक, और इसके अलावा जो पार्ट पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्मी होगी, जहाँ अत्यधिक सर्दी होगी वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी, और जहाँ की जलवायु सम होगी वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अब भारत की जलवायु भी सम है। अब भारत के अंदर देखिए कि उत्तर भारत में ही जनसंख्या अधिक पाई जाती है, उत्तर भारत में ही जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो क्योंकि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तर प्रदेश में तो है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है, कारण वो मैदानी पार्ट है गंगा नदी की और उसकी सहायक नदियों, वहाँ पर जल ज़्यादा सिंचाई होती है, तब लोग वहाँ अधिक रहते हैं। इसीलिए मिट्टी जहाँ की उपजाऊ होगी वहाँ खेत में वहाँ भी लोग अधिक रहेंगे। अब उत्तर भारत के अंदर गंगा सतलुज का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जहाँ भी पाई जाएगी विश्व भर में वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। चाइना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ जनसंख्या अधिक है, भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो ये है भौगोलिक कारक जो जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रभावित मतलब कि ये कारक डिसाइड करेंगे कि जनता कहाँ पर अधिक रहेगी, जनसंख्या कहाँ पर कम रहेगी। अगर ये स्थितियाँ अनुकूल है व्यक्ति के तो वहाँ व्यक्ति रहेगा, अगर ये स्थिति अनुकूल नहीं है व्यक्ति के तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा आर्थिक कारक कौन से होते हैं? जैसे खनिज। अब जहाँ पर खनिज अधिक होंगे उद्योग भी तो वहीं स्थापित होंगे ना, और उस उद्योग में काम करने के लिए लोग भी आएंगे और लोग भी यहाँ कार्य करेंगे। जहाँ खनिज होंगे वहाँ उद्योग होंगे, जहाँ उद्योग होंगे वहाँ लोग अपने रोजगार के लिए कार्य करने के लिए वहाँ पर आएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ पर खनिज अधिक है वहाँ जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर खनिज नहीं पाए जाएंगे वहाँ जनसंख्या भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो विश्व में जहाँ भी खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अब जैसे हमने इससे पहले एक किया था ये
पार्ट था कि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है अमेरिका में, पूर्वी अमेरिका में। कारण क्योंकि यहाँ अल्पेशियन पर्वत श्रेणी है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, लोहा, ऐसा कोयला वगैरह सारे यहाँ पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ जनसंख्या, खनिज है तो उद्योग है, उद्योग है तो जनसंख्या अधिक है। ठीक है ना। नगरीयकरण मतलब जहाँ नगरों का विकास हो रहा हो, नगरीयकरण, नगर का विकास होना, नगर की ग्रोथ होना, नगर का दायरा बढ़ना, नगरों का दायरा का बढ़ना, जहाँ पर सभी सुविधाएं प्राप्त होना, जहाँ पर सभी नगर से संबंधित प्रशासनिक कार्य अधिक होना, वहाँ ये भी एक जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण है। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व अधिक है, कारण दिल्ली एक प्रशासनिक नगर है। जितने भी प्रशासनिक कार्य है भारत के वो सारे दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में सारा प्रशासनिक ढांचा अमला बैठा हुआ है पूरे देश का, तो इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक है। नगरीकरण की डेफिनेशन यही होती है कि जहाँ नगरों का विस्तार हो रहा है, जहाँ नगरों का फैलाव अधिक हो रहा है, जहाँ नगरों के अंदर विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो रही है, प्रशासनिक सुविधाएं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, और जितने भी सुविधाएं हैं शहरों के अंदर अपनों को अधिक मिलेगी। शिक्षा से संबंधित और प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं, जहाँ पर ये सुविधाएं होंगी वहाँ भी जनसंख्या अधिक होगी, कि वहाँ रोजगार के साधन अधिक होंगे, तो इसलिए वहाँ जनसंख्या बढ़ना तय होता है। अगला है औद्योगिकरण। अब जहाँ पर उद्योगों की संख्या अधिक होगी या जहाँ पर उद्योगों का अधिक विस्तार होगा, उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या अधिक निवास करेगी। क्यों? रोजगार के लिए लोगों को वहाँ पर प्रवास करना पड़ेगा, वहाँ को लोगों को जाना पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो ये कारण है कि जनसंख्या अधिक के क्या कारण है, जनसंख्या कम के क्या कारण है। अब खनिज जनसंख्या को प्रभावित करेगा, नगरीयकरण भी जनसंख्या को प्रभावित करेगा, औद्योगिकरण भी नगरीयकरण को जनसंख्या को प्रभावित करेगा। औद्योगिकरण, अब हरियाणा की बात ले लीजिए, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। क्यों? वहाँ पर उद्योग बहुत अधिक है, लोग उद्योगों में कार्य करने के लिए वहाँ जाते हैं, अपनी बेरोजगारी स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर प्रस्थान करते हैं, तो लोग वहाँ पर प्रवास करेंगे तो गुड़गांव, फरीदाबाद की जनसंख्या तो बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो वीरान क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि नहीं होती वहाँ की जनसंख्या में कमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का जनसंख्या के घनत्व और वितरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई एक धार्मिक नगर है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जिस तरह से अमृतसर है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो सिख धर्म से रिलेटिव लोगों की जनसंख्या वहाँ पर अधिक पाई जाएगी। हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, ये सारे धार्मिक नगर हैं, सांस्कृतिक नगर हैं, तो वहाँ जनसंख्या उस धर्म के हिसाब से अधिक पाई जाएगी कि ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, संस्कृति लोगों को अपनी तरफ खींचती है, ये जो धार्मिक नगर अपनी तरफ खींचते हैं जनसंख्या को, लोगों को, तो जनसंख्या वहाँ भी अधिक पाई जाएगी। तो जितना संभव हो सके उतना कर लेना, बाकी इसके ऊपर एक अलग सी चर्चा हो जाएगी। जो समझ में ना आए ना आपके इन पॉइंटों के अंदर, तो वो कोई कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि उसके ऊपर दोबारा चर्चा हो जाए। क्यों कई बार ध्यान में नहीं आती, कोई बात बतानी रह जाती है बीच के अंदर, कई बार दोबारा भी रिपीट नहीं होती, कई बार तो बता दिया जाता। तो आपकी तरफ से अगर ऑप्शन आ जाए, समझ आया कि नहीं आया, क्यों कमी है, ना आया तो उसके पीछे क्या कारण है, तो उसको अलग तरीके से उसको समझाया जा सकता है। तो कोशिश करना जो चीज़ ना समझ में आए वो उसके कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि अगले लेक्चर के अंदर उस पॉइंट के ऊपर चर्चा की जा सके। अगर आप जब तक नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है।
तो आपका रिव्यू ज़रूरी है इन टॉपिक के ऊपर। जो भी चीज़ समझ में ना आई हो अभी तक वो सारा डाल देना, चाहे वो बेसिक से संबंधित हो, चाहे मैप से संबंधित हो, चाहे किसी भी अन्य टॉपिक से संबंधित हो। अब मैप मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है आपको। तो सबसे पहले आप प्रयास ये करना कि सारे महाद्वीपों के नाम, कौन से महाद्वीप में कौन से देश आते हैं, और आपने +1 में कटिबंध के हिसाब से मैप किए थे, तो आप हो सके तो कटिबंध के हिसाब से मैप करना। आप अगर एक बार इस मैप का ढंग से अध्ययन कर लोगे, आपको मैंने सिलेबस करवाया था, उसके आधार पर आप बहुत सारे चैप्टर आपके इस मैप पर ही क्लियर हो जाएंगे, वो भी कटिबंध के हिसाब से। चलो ओके।